नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच अब कांग्रेस के कुछ विधायक खुले तौर पर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली जाकर पार्टी नेताओं से मुलाकात करने वाले कई विधायकों ने कहा है कि हाईकमान जल्द फैसला करेगा और उन्हें भरोसा है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। रमणागरा के विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, 200% भरोसा है कि डीके शिव कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हाईकमान फैसला करेगा। हमारे नेता शिव कुमार ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण का फॉर्मूला 5-6 बड़े नेताओं के बीच एक सीक्रेट डील है और वही लोग अंतिम फैसला करेंगे। कुछ विधायकों ने हाईकमान से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री पद पर चल रही कन्फ्यूजन को खत्म किया जाए। वहीं कुछ ने कहा है कि कैबिनेट के संभावित फेरबदल में युवाओं और नए चेहरे को भी मौका दिया जाए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को मुख्यमंत्री बदलने और कैबिनेट विस्तार की चल रही चर्चाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस विषय पर बहुत बात हो चुकी है और वो इस पर और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बेलगावी एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूर्व मंत्री केएन राजन्ना के उस बयान पर भी कुछ नहीं कहा जिसमें राजन्ना ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो एक दलित नेता को ये पद दिया जाना चाहिए। बता दें, परमेश्वर ने पहले कहा था, मैं हमेशा रेस में हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बता दें, लंबे समय से चली आ रही दलित मुख्यमंत्री की मांग के बीच उनका ये बयान राजनीतिक हलचल को और गर्म कर गया था। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव की अटकलों के बीच राज्य के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वो यानी सिद्धरामैया मुख्यमंत्री हैं तो इस बात पर क्यों हो रही है बातें। ये चीजें यानी कैबिनेट में बदलाव नेतृत्व के ऊपर है, वो ही फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र 8 दिसंबर को शुरू हो रहा है। बदलाव, विस्तार, ये सब प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा है। इन अटकलों को तब और हवा मिली जब उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खेमे में हो रही हलचल को लेकर बीजेपी ने तंज करते हुए एक एआई वीडियो साझा किया। कर्नाटक बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किया जिसमें डीके शिव कुमार ऑनलाइन शॉपिंग में सीएम की कुर्सी खोज रहे हैं और उसमें आउट ऑफ स्टॉक लिखकर आ रहा है। मंगलवार को डीके शिव कुमार ने एक्स पर लिखा, हमें अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करना चाहिए। 2 दिन पहले एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी ने कर्नाटक में कुछ विस्फोटक राजनीतिक घटनाक्रम की बात कही थी और संकेत दिया था कि डीके शिव कुमार बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क में है। इस पर डीके शिव कुमार ने पत्रकारों से कहा, मैं कुमार स्वामी को चुनौती देता हूं कि वो साबित करें मैं अमित शाह के संपर्क में हूं। अगर वो साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस नेतृत्व अब सीधे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाने की तैयारी में है। पार्टी चाहती है कि कर्नाटक में चल रहा पावर शेयरिंग विवाद और गुटबाजी बढ़ने से पहले ही इसे सुलझा लिया जाए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ मैनेजरों ने हाल के दिनों में दोनों नेताओं के बीच बढ़ते तनाव पर हाईकमान को विस्तृत रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार से अलग अलग मुलाकात की। खड़गे ने इस राजनीतिक संकट को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पूरी जानकारी दी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाकर आपसी मतभेद सुलझाने की कोशिश की जाएगी ताकि राज्य की सरकार पर कोई खतरा न आए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि मई 2023 में सिद्धरामैया के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले कांग्रेस नेतृत्व स्तर पर कुछ गुप्त समझौता हुआ था जिसकी जानकारी केवल 5-6 लोगों को ही है। कनकपुरा में मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि मैं उस राज पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहता। हम सब अपने जमीर की आवाज के अनुसार काम करेंगे। उनके इस बयान को पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश माना जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि वो अभी उस समझौते की बात बताकर पार्टी को कमजोर या शर्मिंदा नहीं करना चाहेंगे। कर्नाटक की राजनीति में ये बयान नई हलचल पैदा कर रहा है क्योंकि लंबे समय से ये चर्चा है कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच पावर शेयरिंग का एक फॉर्मूला तय हुआ था। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को देशवासियों के नाम एक पत्र जारी किया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करें ताकि विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान दिया जा सके। पीएम मोदी ने संविधान की यात्रा को याद करते हुए कहा, ये पवित्र दस्तावेज देश को स्पष्ट दिशा और मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ाता रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में एनडीए सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि संविधान की ही ताकत है कि एक बेहद साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाला व्यक्ति भी 24 साल से अधिक समय तक लगातार सरकार का नेतृत्व कर पा रहा है।
मोदी ने 2014 के उन पलों को भी याद किया जब वो पहली बार संसद पहुंचे थे और लोकतंत्र के इस मंदिर की सीढ़ियों को नमन किया था। उन्होंने कहा कि 2019 में फिर से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने संविधान को अपने माथे से लगाया था। ये उनके सम्मान का प्रतीक है। पीएम के अनुसार इस साल का संविधान दिवस कई मायनों में खास है। उन्होंने कहा कि संविधान ने भारत के करोड़ों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस दिया है। संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और एक नागरिक की आवाज है। जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए हम प्रण लें कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। इसके साथ ही राहुल ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस और बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ का काम शुरू से ही संविधान को कमजोर करना रहा है और इसी रास्ते पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी आगे बढ़ रहे हैं। जयराम रमेश के मुताबिक दोनों नेता संवैधानिक सिद्धांतों को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर कर रहे हैं। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को बताया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलदांगा में बाबरी मस्जिद का नींव पत्थर रखा जाएगा। इस तारीख को अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद के ढाए जाने की 33वीं वर्षगांठ भी है। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद 3 साल में पूरी होगी और इस कार्यक्रम में कई मुस्लिम नेताओं की भागीदारी होगी। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एएनआई ने रिपोर्ट किया कि बेलदांगा जिले में कार्यक्रम से जुड़े पोस्टर पहले ही देखे गए हैं। वहीं इसके जवाब में मुर्शिदाबाद जिले के पूर्व भाजपा अध्यक्ष शाखाराव सरकार ने कहा है कि वो इस जिले में राम मंदिर बनाएंगे। चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद में मंदिर और मस्जिद को लेकर बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। वहीं बीजेपी ने टीएमसी की राजनीति पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान अब तक करीब 14 लाख फॉर्म अनकलेक्टेबल पाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार ये फॉर्म इसलिए नहीं जमा हो सके क्योंकि जिन वोटर्स के नाम पर फॉर्म थे वो घर पर नहीं मिले, 2 जगह दर्ज थे, उनकी मौत हो चुकी थी या वो स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके थे। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर तक ये संख्या 13,92,000 पहुंच चुकी थी और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है क्योंकि रोज नई अपडेट्स आ रही हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर पहले से ही राजनीतिक विवाद जारी है और इतने बड़े आंकड़े के सामने आने से ये मामला और गर्माने के आसार हैं। भारतीय सेना में इस समय करीब 1,80,000 जवानों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए सेना अब अग्निवीर भर्ती की संख्या को 2 गुने से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यानी हर साल 45 से 50 हजार के बजाय 1 लाख से भी ज्यादा अग्निवीर भर्ती किए जा सकते हैं। दरअसल 2020 और 2021 में कोविड के दौरान भर्ती रुक गई, लेकिन इसी अवधि में हर साल 60 से 65 हजार सैनिक रिटायर होते रहे। इससे सेना में भारी कमी होनी शुरू हो गई। सेना अब इस साल से हर साल लगभग 1 लाख अग्निवीर भर्ती निकालने की तैयारी कर रही है। दिसंबर 2026 से अग्निवीर फेज आउट भी होने लगेंगे, इसलिए ज्यादा भर्ती जरूरी हो जाएगी। कुल मिलाकर अग्निवीर स्कीम की सीमित भर्तियों और कोविड के बाद की रुकावट ने सेना में बड़ी कमी पैदा कर दी है, जिसे अब बड़े पैमाने पर भरने की कोशिश की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बिहार सरकार ने नया सरकारी बंगला अलॉट कर दिया। मंगलवार को जारी भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना के मुताबिक अब राबड़ी देवी को 39 हॉर्डिंग रोड का नया आवास दिया गया है। इसका मतलब है कि उन्हें कई सालों से इस्तेमाल किए जा रहे अपने पुराने बंगले 10 सर्कुलर रोड को खाली करना पड़ेगा। ये वही जगह है जो लंबे समय से आरजेडी का कैंप ऑफिस भी रहा है और मुख्यमंत्री ऑफ आवास तथा राजभवन के बिल्कुल पास है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि भवन निर्माण मंत्री समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन यह फैसला साफ दिखाता है कि अब मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग पर बीजेपी का असर बढ़ गया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह कदम राजनीतिक संकेत देता है और इससे सत्ता के भीतर बढ़ते प्रभाव की झलक मिलती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में मंगलवार को एक बड़ी सफलता मिली, जहां माओवादी संगठन सीपीआई माओइस्ट के 28 सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बस्तर रेंज के आईजी
पी सुंदरराज के मुताबिक पिछले 50 दिनों में बस्तर रेंज के 7 जिलों में 512 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल चुके हैं। बस्तर के नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर को देश के सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता है। सरेंडर करने वालों में 19 महिलाएं भी शामिल हैं। नक्सलियों ने 3 राइफलें भी पुलिस को सौंप दी। पुलिस का कहना है ये बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में बड़ा कदम है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने 30 नवंबर तक देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया है। बीते 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री 78 साल की शेख हसीना और तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमा खान कमाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। अवामी लीग ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि ट्रिब्यूनल का फैसला मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा था, ताकि हसीना और उनकी पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले आम चुनावों से बाहर रखा जा सके। पार्टी ने ट्रिब्यूनल को अवैध बताते हुए उसके फैसले को खारिज किया है और मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की मांग की है। अवामी लीग ने यूनुस और उनके सहयोगियों पर मुक्ति विरोध यानी बांग्लादेश मुक्ति के संदर्भ में और राष्ट्र विरोध में संलिप्त होने का आरोप लगाया है। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में दिखावटी चुनाव की इजाजत नहीं दी जाएगी, इसका किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की उनकी योजना फाइन ट्यून कर ली गई है, यानी उससे पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। ट्रंप ने बताया है कि वो अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेज रहे हैं, जबकि अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी डैन ड्रिस्क्रॉल यूक्रेन अधिकारियों से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि आगे चलकर वो खुद भी पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब मौजूदा बातचीत में और प्रगति हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन रूस शांति योजना के लिए थैंक्सगिविंग डेडलाइन पर कहा, देखते हैं क्या होता है। उन्होंने एक तारीख तय कर दी है। ये तारीख बहुत निकट भविष्य में कभी भी होगी। मेरे पास कोई समय सीमा नहीं है। मेरे लिए एकमात्र समय सीमा तब है जब ये खत्म हो जाए, और मुझे लगता है कि इस समय हर कोई लड़ते लड़ते थक चुका है। वो बहुत से लोगों को खो रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की संभावित यात्रा के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, वो आना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हमें एक समझौता कर लेना चाहिए। हमारी बातचीत अच्छी चल रही है, हमें कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन हम प्रगति कर रहे हैं। हमने 8 युद्ध सुलझा लिए हैं और मुझे लगा था कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे संबंधों के कारण ये आसान होगा, लेकिन शायद ज्यादा मुश्किलों में से एक है क्योंकि इसमें बहुत नफरत है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने मंगलवार को 27 साल की जेल की सजा काटनी शुरू कर दी है। ये सजा उन्हें 2022 के चुनाव हारने के बाद सत्ता में बने रहने के लिए तख्ता पलट करने की कोशिश के मामले में मिली है। दक्षिण अमेरिका में कई लोग मानते थे कि इतनी बड़ी कार्रवाई शायद कभी नहीं होगी, लेकिन ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंड्रे डी मोरेस, जो इस केस की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने आदेश दिया कि बोल्सोनारो को उसी फेडरल पुलिस मुख्यालय में रखा जाएगा जहां वो 22 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से रखे गए। कोर्ट ने कहा कि बोल्सोनारो देश छोड़कर भाग सकते थे, इसलिए उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया। ये मामला ब्राजील में लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर बड़ा संदेश माना जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.